हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूएशन में गॉस लॉ के कंटिन्यूएशन में हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कल। थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड बैक देखेंगे क्या क्या हमने कल पढ़ा था। हमने स्टेटमेंट पढ़ा था गॉस लॉ का। अगर आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमने क्या बताया था। फ्लक्स जो किसी भी सरफेस से जाता है, किसी भी सरफेस एरिया से फ्लक्स जाएगा, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, याद होगा आपको, ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म था गॉस लॉ का। हम लोग जितने भी एप्लीकेशन गॉस लॉ में करेंगे, सारा का सारा एप्लीकेशन इस पार्ट को कंटेन करेगा। यहां पर हमने बताया था, इस क्वांटिटी फाई को फ्लक्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये टर्म क्लोज इंटीग्रल कहता है कि एरिया ऑलवेज शुड बी क्लोज्ड एंड क्यू इनक्लोज्ड मींस जो भी उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के इनसाइड का चार्ज होगा। जैसे मैं बात करूं, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्लोज्ड है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था क्यू इनक्लोज्ड का मीनिंग होता है कि जो भी उस सरफेस के इनसाइड होगा उस चार्ज को सिर्फ कंसीडर करेंगे। ये Q3 चार्ज डज नॉट कंसीडर, हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखो, हमारे लिए कहना बहुत आसान है। तो हमने स्टेटमेंट में देखा था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज दी 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस। जो स्टेटमेंट था आपको पहले से पता होगा, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे। आज उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में लास्ट डे हमने यही देखा था, इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, ये शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चार्ज आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, चार्ज के पोजीशन पे तो डिपेंड कतई नहीं करता है कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है। करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे कि आउटसाइड में चार्ज का पोजीशन कितना भी हो, कुछ भी हो, वो इस क्यू इनक्लोज कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करती है। वाकई हमें पता होता है कि अगर चार्ज का पोजीशन बदलने से कुछ चेंज होता, तो हमने पहले लिखा था गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप। तो इस फॉर्म को हमने अच्छे से देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर फॉर्म का एप्लीकेशन लास्ट 2-3 क्वेश्चन में हमने किया था। आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। बोला कि फाइंड फ्लक्स थ्रू कोन एंड हेमिस्फीयर। अब देखो, अगर हम बात करें एक कंप्लीट क्लोज लूप की, अगर आपको पता होगा हेमिस्फीयर, सबसे पहले हम लोग कोन की बात करते हैं। अगर देखो, अगर ये कोन होता, अगर ये कोन होता, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू दिया हुआ है, लेकिन हमारा कहानी क्या होता है, ऑलवेज क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। क्या कोन का ये पार्ट अप रहेगा तो ये क्लोज है? क्या नहीं है। इसलिए एक इस तरह का एक वर्चुअल कोन हम लोग बनाते हैं। वर्चुअल मींस डॉटेड लाइन जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मान लेते हैं इसका फ्लक्स φ1 होगा। अगर साइज इक्वल है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, वो भी इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अब ये क्लोज लूप बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं नेट। क्या सीखा था आपने, क्यू इनक्लोज्ड, क्योंकि जो इसके सरफेस पे चार्ज रखा था पहले क्या था, वो आउटसाइड था, कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं था। तो हम लोग सिर्फ कोण की बात करेंगे, तो इसको क्लोज करने के लिए एग्जैक्ट आइडेंटिकल फॉर्म लगाया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्यू नेट, अब देखेंगे क्यू नेट का मीनिंग क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट की बात बोलेंगे तो φ1 प्लस φ2, तो क्यू इनक्लोज कितना है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट कितना होगा, φ1 प्लस φ2 इज इक्वल, अब इसको मान लेते हैं φ2, क्योंकि φ2 इज इक्वल टू φ1 अलग बात है, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर φ1 इज इक्वल टू φ2 होगा तो 2 φn इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो φ1 कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। अब हमको इस फॉर्म में पूछेगा सर ऐसा कौन क्यों लेते हैं। हमने बोला था ना कि जब भी गॉस लॉ अप्लाई करते हैं फॉर सिमेट्रिक सिस्टम, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर ये पॉइंट पे चार्ज क्यू था, इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे चार्ज क्यू था, तो एक अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कोन अगर हमने वर्चुअली बनाया जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उस केस में क्या ये सिमेट्रिकल हो गया। तो हमने मान लिया कि इस केस में फाइनेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि क्यू इसका चार्ज दिया हुआ है। अब क्या हुआ, ये क्यू कंप्लीटली इनसाइड आ गया।
जब ये क्यू कंप्लीटली इनसाइड आ गया तो हमने क्या निकाला, इसको मान लिया φ1, इसको मान लिया φ2। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो फ्लक्स तो इक्वल होना चाहिए, तो φ1 इज इक्वल टू φ2, डू देयर कंडीशंस यहां दिया होगा, φ1 is equal to φ2। In that case, φ1 plus φ2 is equal to q by epsilon naught। अगर φ1 is equal to φ2 होगा तो 2 φ1 is equal to q by epsilon naught, and φ1 क्या हो जाएगा, q by 2 epsilon naught। This is the first part। Similarly, अगर हम लोग सेकेंड पार्ट को करना चाहे वो भी आइडेंटिकल होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से करके बताता हूं। क्या पूछा है, हेमिस्फीयर में। अब देखो, हेमिस्फीयर की बात होती है, अगर हेमिस्फीयर की बात होगी सबसे पहले हम देखेंगे टॉप द क्लॉच नेचर। टॉप द क्लॉच नेचर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इस कहानी की बात हो रही है, इस पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ, यहां पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, दिस इज पॉइंट बी, सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट बी है। फिर बोला है कि इसके कारण फ्लक्स कितना होगा। फिर से अपने को ये रूल याद होना चाहिए, फाइनेट। लेकिन फाइनेट तभी लगाएंगे जब सिमेट्रिकल होगा। तो क्या करते हैं, बेटर टू कंप्लीट इस सिमेट्रिक, और ये क्लोज लूप भी बन जाएगा। अगर हम इसका करें, इस स्फीयर को कंप्लीट करते क्या होगा, क्लोज लूप बनेगा। अब क्या हुआ, इस केस में Q इनक्लोज इज इक्वल टू Q हो गया। अगर ये हमारा φ2 है, ये φ1 है, तो फिर से सिंपल होगा, सेम ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट सेम का है, तो लिख लेंगे फाइनेट इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। वो कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से लिख सकते हैं, कितना होगा, दिस इज 2 φ1 is equal to q by epsilon naught, that's why φ1 is equal to। एक भी क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म्स नहीं लग रहे, बट अपने को पता होना चाहिए क्या करना है। अगर आपको एक सिमेट्रिकल सिस्टम का एप्लीकेशन आ गया अच्छे से कि ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म था, इसके वर्ड्स पे ये चार्ज क्यों रखा था, अगर हमने कोन को सेपरेट किया तो इस वर्ड्स पे चार्ज आ गया, अगर हमने इस स्फीयर को, हेमिस्फीयर को सेपरेट किया हाफ फॉर्म में, तो यहाँ भी चार्ज आ गया। बट एप्लीकेशन होता है कि क्लोज लूप नहीं बन रहा था, हमने क्या किया, वर्चुअल क्लोज लूप लिया। वर्चुअल का मीनिंग है एक नया सामान लिया। अब जस्ट इक्वल सेट कर लेंगे तो सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी फिलअप करेगी, इस चार्ज को इनक्लोज्ड भी कर देगा, दैट्स व्हाई दैट इज। अब रिजल्ट्स में कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। फिर से उस प्रॉपर्टी को रिमेंबर करेंगे जिसमें कहा गया था कि ये जो गॉस लॉ होता है इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। आंसर देखो, φ1 q by 2 epsilon naught, this also φ1 q by 2 epsilon naught। शेप यहाँ पे हेमिस्फीयर है, यहाँ पे कोन है, रिजल्ट डिफरेंट है क्या, नहीं है। तो वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसको ये बार बार क्या करता है, रिसेंबल करता है। इसको अच्छे से लिखिए। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट होगा जिसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इसको अच्छे से लिखने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला इसके पॉइंट से, तो हम लोग थोड़ा सा कंसर्न करते हैं। phi of cone is equal to 2 by epsilon naught and phi of हेमिस्फीयर लिख लेते हैं is equal to q by 2 epsilon naught। अब कहानी क्वेश्चन में है, now the charge q, now the charge q move to point A, move to point A, then comment on phi of cone and phi of HS का मतलब होगा यहाँ पे हेमिस्फीयर, then comment on, आप इसको देख लेंगे, phi of हेमिस्फीयर। ये चीज एक्चुअली हमसे पूछा है। अब देखो, ये हमको पता है। अब कहानी क्या हुई है कि ये पार्ट शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्यू चार्ज तो यहां था, अब कहां चला गया, ए पॉइंट पे चला गया। अब देखो, जब वो ए पॉइंट पे जाएगा तो मैक्सिमम है उस कोन से तो बाहर चला जाएगा। तो ये जो हमारा कोन का पार्ट था, तो फाई ऑफ कोन, अब देखो इस पॉइंट का चार्ज का पोजीशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, बट लेकिन इसके पास एक चार्ज था, ये इस कोन की चार्ज का प्रेजेंस बढ़ गया। अब क्या होता है, अगर ये सी नियरेस्ट भी आ गया तो इस पार्ट में तो रहेगा नहीं। जो इनिशियली था फाई ऑफ कोन विल बी मस्ट बी ग्रेटर देन q by 2 epsilon naught। बोलोगे क्यों,
क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम से अगर ये सिमेट्रिकल पॉइंट से किसी भी सिस्टम के इनसाइड में चार्ज का सेपरेशन हुआ है, या उसको ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, वहां से उसको ट्रेवल करके हटा मूवमेंट करवा दिया गया है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे चार्ज लाने के बाद जो फाई ऑफ कोन होगा दे मस्ट बी ग्रेटर देन होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि क्यू इनक्लोज बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा क्या? मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट, फिर तो फाई ऑफ स्फीयर क्या होगा, हेमी स्फीयर क्या होगा। अब देखो हेमी स्फीयर के रेंज से तो निकल गया ना, हेमी स्फीयर में क्यू इनक्लोज की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, दैट्स व्हाई चार्ज इन केस ऑफ हेमी स्फीयर विल decreases and flux also decreases। तो बोल सकते हैं कि in this case of hemisphere, HS means hemisphere and C means cone, अगर उस पॉइंट चार्ज को एक ही ओर मूवमेंट करवाते हैं, इस पॉइंट चार्ज को यहां से लेके आते हैं, तो फ्लक्स इन कोन विल बी इंक्रीजेस और ग्रेटर देन q/2 एप्सिलॉन नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन, इसी कहानी के होते हुए क्या होगा, फ्लक्स इन हेमिस्फीयर इज लेस देन 2 ड्यू टू लैक ऑफ चार्जेस। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। कभी कभी मूवमेंट ऑफ चार्ज में, क्योंकि बोलोगे सर पोजीशन में डिपेंड करता नहीं, बट प्रेजेंस में तो डिपेंड करता ना, कितना चार्ज अवेलेबल है। करेक्ट है ना? इसको आप अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड फाई ऑफ क्यूब, बोला है कि इस क्यूब में कितना फ्लक्स जाएगा वो बताना अपने को। सेकेंड क्वेश्चन है फाई ऑफ एबीसीडी, दैट इज द शेडेड रीजन। एबीसीडी जो पार्ट है शेडेड रीजन होता है। अब देखो चार्ज एक इस क्यूब के सेंटर पे दिया हुआ है, करेक्ट है, और दूसरा चार्ज एक इसके एज पे दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें क्यूब की, अगर ये क्यूब होगा तो देखेंगे आप लोग इसको, फर्स्ट केस अगर सेंटर पे होगा तो इसका मतलब ये कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। तो मान लेते हैं फाई ऑफ फर्स्ट फाई 1 ड्यू टू सेंटर्ड चार्ज, जो सेंटर्ड पे चार्ज है उसे कारण। और जब ये क्लोज लूप में होगा तो क्या पता है अपने को, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई 1 क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा वो। लेकिन उसी में हर एक एज पे एक चार्ज रखा हुआ, एज मींस दैट इज द पार्ट। अब देखो एक टोटल कितने 8 एज है, 8 एज है। अगर इस एज को हम लोग कंप्लीटली फिल्ड अप करना चाहें तो आप इसको देखेंगे, एक नया सा हमको बनाना पड़ेगा। जो क्यूब क्या करेगा, इस एज पॉइंट को क्लोज कर दे। क्योंकि अगर क्लोज एक पॉइंट पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अगर क्यूब का पार्ट होता, ठीक है, अगर इस एज को क्लोज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विपैरेलल एक क्यूब को डाल देंगे कि इस पॉइंट को, जो इन टचिंग पॉइंट है उसको क्या करेंगे, क्लोज कर दे। तो अगर ये क्यूब था, इस पॉइंट पे ए चार्ज था, सिर्फ एक एज पे दिया हो यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक चार्ज, ये 3D स्ट्रक्चर्स है इसलिए इसको नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, एक ऐसा क्यूब और डाल दिया। तो इस सरफेस को मैच करता हुआ एक और सरफेस रहेगा। अगर मान लो ये था और इसके पॉइंट एज पे यहाँ हमने एक और सरफेस डाल दिया इस तरीके का, एक और सरफेस डाल क्या होगा, ये जो पॉइंट एज का तो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जब फिक्स हो जाएगा तो हमको क्या पता है, नंबर ऑफ एज इन क्यूब इज 8। याद होगा आपको, नंबर ऑफ एज कितना होता है, 8 होता है। अगर हर एक एज पे होता, अगर हर एक एज पे होता तो क्या होता है, सब पॉइंट पे चार्ज होता, पूरा क्लोज्ड होता, तो उसका फाई कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये एज कितना है, 8 है। तो मैंने आपको कहानी बताया था, याद है, अगर वो सिमेट्रिकल पार्ट्स में हो तो फाई नेट बाय एन इज इक्वल टू क्यू बाय एन एक्सपोनेंट। इसको हमेशा याद रखेंगे। इसमें एज कितने, 8 है, तो कितना होगा, फाई ऑफ ए जो कि इस पॉइंट पे होगा ड्यू टू ए पॉइंट एज इज इक्वल टू 5/8। तो 5/8 आ गया, तो कितना होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज, इसको रिजल्ट क्या मानना, मान लो यही। अब क्या पूछा है, फाइंड ऑफ क्यू, तो बाकी सब तो सरफेस की कहानी बाद में आएगी। तो क्यूब का क्या होगा, फाई ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फाई ऑफ 1 ड्यू टू सेंटर्ड चार्ज प्लस फाई ऑफ दिस एज चार्ज, फाई ऑफ ए। कितना अपने पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या करो यहां से
थोड़ा सा होशियारी करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे डिवाइड कर दो, 9 क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। तो हमको पता चलना चाहिए कैसे कैसे हम लोग बी स्मार्ट मैनर, यहाँ पे ये 9 है ये क्यूब है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि एक एज पे था, अगर 8 एज का फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना होगा 1 बाय n, ये क्वेश्चन मैं बार बार बता चुका हूं। अगर 8 एज थे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 एज का 5 बाय 8 1 बाय 8, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट है ABCD शेडेड रीजन, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, देखेंगे। हमने दो बात बताई थी कि इस पर्टिकुलर एरिया इसका कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, फेस पे भी पता होगा। अब देखो हम लोग सेकंड की बात करें, फाई ऑफ ABCD वो कितना होगा। अब देखो हम सबको पता है नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब, याद होगा आपको, नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू 6। अगर इस तरह का 6 फेस होगा तो सबका कंप्लीट फ्लक्स होगा 6 टाइम्स ऑफ 5, सबका फेस इक्वल होता है, अपने को पता है। तो मान लो ये अगर कंप्लीट फेस होगा तो क्या पता है, फाई नेट बाय n इज इक्वल टू क्यू बाय n एप्सिलॉन नॉट, ये मैं बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है। तो फाई ऑफ डिट किसके कारण पूछे, ABCD कितना होगा, नेट फाई मान लेते हैं, समथिंग होगा फाई नेट डिवाइडेड बाय 6, क्यों, क्योंकि n इक्वल फेसेस है, तो कितना होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको देखो तो लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन टफ है, बट थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या करेक्ट ना, या अब देखो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है 9 नहीं, ठीक है, ये 6 है बिकॉज नंबर ऑफ फेसेस इन द क्यूब इज 6, नंबर ऑफ एज इज 12, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो भारी टफ कुछ भी नहीं होता, सब आसानी होता है, अगर आपको बेसिकली आएगा तो सब कुछ आ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छे से करेंगे ना तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चले, या इसको आप अच्छे से लिखो, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड ए, मान लेते हैं एक क्यूब है जिसका साइड क्या दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन को ना सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो आप 60 to 70% क्वेश्चन यूं ही बना जाते हैं। तो बेसिक होता है कि जब भी प्रॉब्लम हो तो उसको देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बोला कंसीडर ए क्यूब, मान लिया क्यूब है एक, उसका साइड ए दिया हुआ है, क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, मान लिया हुई बात बराबर है। 2c मतलब 2 कूलम चार्ज है, ये क्यू दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट इज सेंटर, तो मान लो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा, बिकॉज ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो इस डॉटेड पॉइंट का मीनिंग होता है इस पॉइंट पे क्यू चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, एंड 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड अगेन, वन मोर क्यू इज देयर, Q1 प्लेस्ड एट ईच एज ऑफ द क्यूब। एज का मीनिंग अभी ने देखा था कि हर एक इस एजिकल पॉइंट पे एक एक चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। हर एक एज पे चार्ज कितना परसेंट है, कितना परसेंट है चार्ज, ये क्यूब अवेलेबल है। तो अगर हमने इसको Q1 लिया है तो Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। फिर पूछा है देन फाइंड नेट फ्लक्स ऑन द क्यूब, हमको बोला है कि आप फाइंड करके बताओ एफ नॉट ऑन क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपके लिए सबसे बेहतर चीज होगा कि आप एक काम करेंगे, पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, मैं ये क्वेश्चन को पहले बताया हूँ लास्ट क्वेश्चन में, एक बार अटेम्प्ट करो, बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, बट पहले आप अटेम्प्ट करेंगे फिर इस सॉल्यूशन को देखेंगे। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट करो फिर सॉल्यूशन को देखना। फाइनेट, तो मान लेते हैं दो पार्ट में, एक पार्ट ऑफ फ्लक्स, जब चार्ज सेंटर पे होगा तो फाई कितना होगा, सेकंड मानेंगे जब चार्ज उसके एज पे होगा तब कितना होगा। देखो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करना चाहें, देखना इसमें, अगर हम लोग मान लेते हैं फाई 1 फ्लक्स ड्यू टू 1 चार्ज एट सेंटर। अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैंने ये क्वेश्चन लास्ट नहीं बताया था, फाई 1 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पता है कि अगर ये क्यूब के इनसाइड में होगा तो इसका कंप्लीट चार्ज जो भी है
कंप्लीट चार्ज इनसाइड कितना है, क्यू ही तो है, दिस इज फर्स्ट। लेकिन अब सेकेंड चीज की बात करें, ये हमारा फर्स्ट वन था, सेकेंड की बात करें, अब एज पे अवेलेबल है। अब देखो हमने एक एज का देखा था, अगर इसके हर एक एज पे एज कितने होते हैं, 8 एज होता है एक्चुअली। अगर 8 एज होगा तो मान लो अगर 8 एज होगा तो सबको कवर तो करना पड़ेगा। फिर से मैं वही एग्जांपल लाता हूं आपको दिखाने के लिए। अगर मान लो ये क्यूब का एज था 1 2 3 4, 4 इधर है 4 इधर का है, अगर हर एक एज पे चार्ज है, सब क्या है, हर एक एज का चार्ज क्लोज नहीं है, ये क्या है, एक ओपन पार्ट है। जब ये ओपन पार्ट है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से एक आइडेंटिकल क्यूब लाना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा है, देखेंगे अच्छे से। एक आइडेंटिकल क्यूब लाना पड़ेगा जो क्या करे, इस दोनों चार्ज को फिक्स अप कर दे। अब देखो जब दोनों चार्ज को फिक्स अप कर देगा तो ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3, ये तीन चार्ज को कंटेन करता है, ये तीन चार्ज को ब्लैकआउट करता है बट फोर्थ को नहीं कर पाता। तो इस तरह कितना 8 फेज है। इसका मतलब इतना 24 सिमेट्रिकल स्पार्ट लाने होंगे अपने को। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ऊपर वाले सरफेस की, इसमें क्या है, ये पॉइंट भी एक एज है, ये पॉइंट भी एक एज है, ये पॉइंट भी एक एज है, ठीक है। इसके पैरेलल भी एक एज है, इसके पैरेलल भी एक एज है, और इसके पैरेलल भी एक एज है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से सेटअप कर दिया, मैं ऐसे ही डाला, तो क्या चारों पार्ट्स को कवर अप करना चाहिए। तो अगर ये हमने जस्ट एग्जांपल आपको याद होगा, हाफ सिमेट्रिक सिस्टम, हाफ पार्ट इसका लो, हाफ पार्ट इसका लो। एक्चुअली इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 फेस, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस का होगा, तो 6 फेस का हमने बताया था π/6, याद है, π/6। बट इस तरह कितने एज बनते हैं, 8 एज है, एक एज में कितना कंटेंट करता है, 4 3, तो कितना 24 करेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मैं आपको आसानी से बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। इसको φ2 मान लो, φ2 हमको निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ एज पता है अपने को, नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 8। अब नंबर ऑफ एज 8 है तो हमको सबसे क्या करना पड़ेगा, इस 12 फेस के, चूंकि 6 फेस है, 6 का एक अप साइड एक डाउन साइड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस फेस इज इक्वल टू 6। ये क्या होता है, 1 वे का होता है। अगर इसको हम लोग एक एडिशनल सेक्टर ड्रॉ करेंगे, अगर मान लो यहां से ये थोड़ा सा एजे दिख रहा होगा, एक हम ऊपर से कवर डालेंगे तो क्या होगा, ये 6 फेस का तो हर एक पार्ट में एक एक फेस डालना पड़ेगा। 6 इसका 6 इसका कितना हो जाएगा, 12। तो रिक्वायर्ड फेसेस 12, किसको, इस फेस को रिक्वायर्ड कवर कितना 12 फेस लगेगा। बट जब फेस 12 लगेगा तो बोल सकते हैं कि 12 टाइम्स, अब हाउ, एक में 4 एजेस है, तो 4 एज को कवर करने के कितना 12 फेसेस लग रहे हैं। तो मान लो फाइन इट, φ2 इज इक्वल टू Q/ε0। चार्ज तो वही रहेंगे क्योंकि चार्ज तो रहना चाहिए ना। तब कितना है, इस कितने फेस के लिए, 12 के लिए, बट एज कितना है, एक एज का Q/8, 8 में था तो 4 में कितना होगा, Q/4, दिस इज 4, दिस इज 3, 3Q/ε0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, 3Q/ε0 ड्यू टू φ2। अब इसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो कोई बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, उससे भी आसान है। 4 एज होते हैं एक में, दूसरे में 4, तीसरे में 4, 12, सॉरी 4 एज एक में, 4 दूसरे में। लेकिन देखेंगे ये एज और ये एज इस वाले एज में कॉमन है, करेक्ट है। ये एज में क्या है, नीचे वाले में कॉमन है। अगर इस एज की बात करें, इस एज की बात करें, जब इसको कवर करेंगे ये भी कवर हो जाएगा, जब इसको कवर करेंगे ये भी कवर हो जाएगा। तो जो होता है 8 एज, 8 के लिए 4 कवर अप चाहिए, तो क्या होता है, इसलिए हमने 4 कर दिया। तो सिंपल से काउंट करना, फेस पे कितने होते हैं, 12 फेस चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 12 टाइम्स ऑफ 5, क्योंकि 5/12 इक्वल टू एग्जैक्ट पूरा होगा ना, 12 टाइम्स ऑफ 5 डिवाइड बाय कितना फेस लगेगा, 4 लगेंगे, तो 12/4 इक्वल टू 3, और φ2 आ गया। अब क्या पूछा है, नेट क्यूब का पूछा है, तो लिख लो यहाँ पे क्यू नेट, φ1 प्लस φ2, व्हाट इज द φ1, इसको आप Q1 मान लो तो बेटर रहेगा क्योंकि चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, दिस इज Q2 प्लस
3q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दूं, q1 2 कूलम, दैट इज 2 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा। दिस इज द आंसर, यू कैन सॉल्व इट, 5 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हैं, दिस इज 3 इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इज, दिस क्यूब इज लिटिल डिफरेंट। वंस एक बार आईआईटी वाले ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले की कहानी है, एक केस पे कितना होता है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 5/8। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, प्रॉब्लम हो तो फिर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कैसे कवर करना है। मैंने सिमेट्रिकल सिस्टम से बताया कैसे सिमेट्रिक होता है, अगर आप खुद भी देखोगे तो पता चलेगा 4 को कवर करने जाएंगे तो नेक्स्ट 4 को कौन करेगा, उसके अपोजिट वाला करेगा। और ये क्योंकि एसिमेट्रिकल सिस्टम है, सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, इसलिए मैंने उसको हाफ कर दिया, एज का हाफ कहाँ पे 4 कर दिया, क्योंकि एक को दो बार कंटेंट कर सकते हैं, 4 में से 2 एक बार होता है और लास्ट 2 बार कवर अप हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मैच बॉक्स होता है, 2 मैच बॉक्स को आप कंसिडर करेंगे, आपको पता चलेगा कितने एज पे ये मिक्सअप करता है। जनरली 2D स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, 3D में एक इसको कवर करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, लाइक दैट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या होता है, ये पार्ट तो 3D का कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, बट उसका एज क्या होता है, इरेस्पेक्टेबल होता है। चेक कर लेते उसको, बाकी कुछ नया नहीं है, जस्ट फेस काउंट करके डिवाइड कर देना। इसको लिख लो। एक्चुअली अभी तक हमने गॉस लॉ का जो बेसिक एप्लीकेशन देखा था वो है, बस कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, मान लो मैं कभी बात करूं कि सर गॉस लॉ में एप्लीकेबल क्या क्या हो सकता है, इन जनरली छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, देखेंगे उसको। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ये हम पहले से जानते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर क्लोज सरफेस, बट कभी कभी वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ, तो हमने यहां से देखा था phi is equal to close integral of E dot ds is equal to, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ फ्लक्स निकाल रहे थे, बट क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो बेटर टू समटाइम्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, बट सर उसके लिए तो अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, देन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि गॉसियन सरफेस या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आपको पहले से पता है, मैं अभी डायग्राम्स आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, पहले से पता है, कुछ नया नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस फॉर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर हम इस चीज को निकालना चाहें, बेसिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही होता है कि भाई अपने को ये दिया है, अपने यहां से यहां तक क्वेश्चन तो कर लिया, फाई निकाल लिया, क्यों इनक्लोज पता था, भाई ये तो बता ये क्यों होगा, इसका क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। अब सोचना कैसे है उसको देखो, सिंपली अगर इस डेरिवेशन को देखें, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया उस वाले पार्ट में, कहां पे, फ्लक्स वाले पार्ट पे, बट इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन में क्यों आता है, क्योंकि ढेर सारा हमने बताया था कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे डेरिवेशन पूछते हैं इससे। हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बिहाफ पे सारा डेरिवेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ चीज जानना होगा, हम उस चीज को पहले डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप पहले लिखिए, फिर हम लोग इच वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, गॉसियन सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, सिमेट्रिकली कैसे लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसको लिख लीजिए। अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग डेरिवेशन, जितने भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन होगा, उसके कंसेप्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी रिजल्ट लेके क्या करना है अपने को। देखो, अगर हमने अपने को बात करी है 3 चीज का, हमने बहुत बार बोला सिमेट्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, भाई सबसे पहले ये माजरा तो क्लियर कर दो कि सरफेस है क्या ये। अब गॉसियन सरफेस तो बोल देते हैं, लेकिन सर अब ये क्वेश्चन तो ये उठेगा ना सर, गॉसियन सरफेस में अगर आपको पता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग फाई से मान ले। अब बशर्ते कहानी है कि इस फिल्म की स्टोरी में से हम लोगों ने बहुत इसको झेला है, इसको टेलर से आउट करते हैं।
अब कहानी क्या है, अगर अपने को यहाँ इस एप्लीकेशन की बात हो ई डॉट डी एस इजकल टू की इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस स्टूडियो में क्या नया सा चीज है। चलो सर मान लिया मैंने आपकी बात, ई डॉट डी एस है तो लिखना पड़ेगा ई डी एस कॉस थीटा इजकल टू, सर मेरे को क्यू इनक्लोज आता है निकालने, सर ये डॉट प्रोडक्ट ये भी लिखने आता है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डीएस वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब देखो अगर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमको थीटा भी आता है, चलो, लेकिन सर आपने बताया नहीं कि वहां तो डीएस का मतलब कुछ सर्किल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, कैसे मानेंगे कि डीएस क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने का मेन माजरा है अपने को इसको जानना, क्योंकि इस डीएस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं था ना। अगर अपने को थीटा दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो बेटर टू सॉल्व निकाल सकते हैं। बट अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड करना है, ये अननोन है, ये फाइंड भी करना है, और इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। इसके नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज होगा। अगर ये पॉइंट चार्ज होगा तो थोड़ा बताओ कि इसका सरफेस कैसा होगा। हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लो ये हमारा प्लस पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट पे था, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स याद है आपको बताया था, सब अच्छे से देखेंगे आप लोग। सब क्या होता है, जाता हुआ दिखता है इस पॉइंट से। अब मान लो हमने क्या किया, एक किसी डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। इसका रेडियस आर लेते हैं। तो जब अगर पॉइंट चार्ज होगा, अगर पॉइंट चार्ज होगा, उस केस का जो गॉसियन सरफेस होगा क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा। उस पॉइंट का गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, डीएस, तो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सॉल्यूशन खत्म है अपना, यही तो प्रॉब्लम था। अगर रेडियस पता रहेगा उस पॉइंट पे अपने को अगर चाहिए गॉसियन सरफेस, तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसको हम लोग जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस होता है स्फेरिकल, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अपने पास ये नोन है फिर कहानी खत्म है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे कंसेप्ट में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज सरफेस। जब भी पॉइंट चार्ज होगा उस केस में उसका कैरेक्टर कैसा होगा, आपको बोल देगा ऑप्शन में सर्कुलर होगा, स्फेरिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, कुछ भी दे देगा। बट ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, बिकॉज ये सब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको डिप में पता हो कि जितना भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इवन द स्फीयर, ऑलवेज सब क्या होता है, सेंटर से जाता है। ये उस पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। दैट्स व्हाई जो फर्स्ट केस था पॉइंट चार्ज, उस केस में क्या होगा, ये स्फेरिकल होगा और स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फर्स्ट केस को लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मीनिंग हम लोग को थोड़ा सा देखेंगे। लाइन चार्ज का मतलब होता है कोई लाइन है, उस पर कुछ चार्ज दिया हुआ, और हमने आपको पढ़ाया था याद होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा। लेमडा का वैल्यू क्या बताया था, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, याद होगा आपको। अगर ये लाइन चार्ज होगा, आपको सबको पता है, मगर मैं आपको बात बताऊं, अगर ये लाइन चार्ज होगा तो सबसे बेटर है कि एक सिमेट्रिकल सिस्टम बनना चाहिए। चलो एक हम लोग सिलेंडर लेते हैं यहां से, क्या ये सिमेट्रिक है, इसके पार्ट से इधर, इसके पास सिमेट्रिक है। अब पता है कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होगा, जाएगा अलग अलग। इसका रेडियस थोड़ा सा अनसिमेट्रिक है, बट इसका रेडियस आर मान लेते हैं। ठीक है, अगर अपने पास कुछ नहीं है, इस लेंथ को तो स्मॉल एल मान ही सकते हैं। ठीक है, जब लाइन चार्ज होगा तो यहां से कंसेप्ट आता है कि इन केस ऑफ लाइन चार्ज the surface, Gaussian surface would be cylindrical.
गॉसियन सरफेस शुड बी सिलेंड्रिकल। आप देखो अगर ये टू अगर सिलेंड्रिकल होगा तो बोलेगा भाई एरिया तो चाहिए, फाइंड करने एरिया तो चाहिए ds। चलो एरिया कैसे लिखेंगे, देखना अगर इसको हम इस तरह ढेर सारा क्रॉस सेक्शन काटे, अगर इसका रेडियस r है तो एरिया क्या होगा पैरामीटर 2 पाई r, ये कंप्लीट होगा। अगर 2 पाई r को इस कंप्लीट l से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या यहां से यहां तक एरिया आ जाएगा, तो 2 पाई r इंटू एल। ये कभी कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग समझते हैं सिलेंडर है तो 1/3 पाई स्क्वायर लगा देते हैं, बट जनरली सिलेंडरिकल क्रॉस सेक्शन छोटा छोटा हमने क्रॉस किया, दस केस में 2 पाई आर उसका पैरामीटर हो गया, अगर उस पैरामीटर को एल से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू एल, दिस इज लेंथ, दैट इज द बेसिक एजम्पशन। तो यहां से हमें दो चीज सीखने को मिला, जब भी लाइन चार्ज होगा उसका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, उसका एरिया 2 पाई इंटू एल होगा। ये हर एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में उस डेरिवेशन में रिमेंबर करके याद रखना पड़ेगा कि किस चीज में क्या होता है, ठीक है। तो इस सेकंड को लेकर फिर हम लोग थर्ड देखते हैं। हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको याद होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। यहाँ पर बात एरिया की चल रही है। अब देखो जब सरफेस चार्ज होगा तो भाई इसका एरिया कैसा होगा, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो सबसे पहले देखेंगे सरफेस चार्ज। अब एरिया के सेंस में दो तीन चीज होता है। मान लो हमने क्या किया, एक इस तरह की का इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कोई क्रॉस सेक्शन अपने को चाहिए, जस्ट लाइक ए पेज है, मान लो मैं क्या करता हूं, ये सरफेस का एरिया, ये हमारा सरफेस का पार्ट है, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में हम इंटर करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहां से इंटर कर, सिमेट्रिकल क्या होगा, या तो एरिया से सिमेट्रिकल होना चाहिए, नहीं तो क्या करें, इसका क्रॉस सेक्शन का मीनिंग होता है इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया। तो अगर मान लो इस वाले पार्ट पे हमने दो सरफेस रखा, दिस इज लिटिल कर्व है, अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा मैं टिल्ट कर देता हूँ, टिल्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा एरिया नजर आएगा। तो हमने क्या किया, एक होल द सिस्टम्स, हमने क्या किया उस पर्टिकुलर पिन में एक एरिया को पिन अप कर दिया। अब क्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं ऐसा, बचपन में आपने खेला होगा, इसको लगा के इस तरह रोटेट करवाते रहते हैं, क्या होता है हर एक पर्टिकुलर एरिया पे वो सराउंडिंग होता है। अब मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, ड्यू टू देयर इनर कैरेक्टर दिस विल दी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्रॉब्लम नहीं है आपको, इधर भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बट इन सेंस ऑफ एरिया क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या क्या हम लोग काट सकते हैं, दिस इज सिलेंडर मान लिया, तो फर्स्ट होता है सिलेंडर भी होता है। सर अगर ऐसा दिख रहा है तो अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक क्यूबाइड भी हो सकता है, यस क्यूबाइड भी सिमेट्रिक है, क्यूब भी तो सिमेट्रिक है ना, किसी भी सीट से काट सकते हैं, दैट इज क्यूब। मैं सिलेंडर का एरिया पहले बता चुका हूं, क्यूबाइड का एरिया आपको पता है एल बी बी एच एच, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, याद होगा लेंथ विड्थ हाइट तीनों का एक पर्पस कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड क्यूब का एरिया 6a²। आपको जितने सारे सिमेट्रिकल सिस्टम थे ये इन जनरली आपको कहीं बुक में दिखेंगे नहीं, अगर सरफेस चार्ज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये एप्लीकेशन में दिया हुआ है, बट इंडिविजुअली चार्ज डिस्कस नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कि आपको बता दिया, जब भी सरफेस चार्ज की बात हो, ठीक है, सरफेस चार्ज की बात हो जो कि जिसमें एरिया का मेंशन हो, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इन केस ऑफ दैट क्यू इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, या तो सिलेंडर होगा, नहीं तो क्यूबाइड होगा, नहीं तो क्यूब होगा। आप तीनों का एरिया जानते हैं तो यू कैन कैलकुलेट डीएस, क्यूबाइड का एल बी बी एच इंटू एच एल 6a² इंटू 2 पाई इंटू एल, दिस इज द फॉर्म। आप इसको यहां से भी कर सकते हैं। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमने देखा था यहाँ पे थर्ड में था सरफेस चार्ज, अगर यहाँ पे स्फीयर चार्ज हो, किसी स्फीयर पे ही चार्ज हो तो क्या करेंगे। अब स्फीयर चार्ज में स्फेरिकल चार्ज मान लेते हैं, चार्ज का मतलब क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई भी होता है। हम लोग बस ये नोन है हमारे लिए, बट नया चीज। अब मान लो कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है, ये स्फीयर क्या है अपने खुद को चार्ज कंटेन कर रहा है, इस स्फीयर चार्ज फिर पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या आइडिया है, अगर ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका
एक्चुअली सरफेस एरिया क्या होगा, जो कि गॉसियन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस इज ऑल्सो स्फेरिकल, वो भी क्या होगा, एक स्फेयर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके सिमेट्रिक में मान लो हमने एक ऐसा एरिया लिया जो एक सिमेट्रिक भी है, दिस इज ऑल्सो स्फेयर। लाइंस पता है आपको, ये इनसाइड नहीं जाए क्योंकि साइड क्या है, चार्ल्स का बंडल है, करेक्ट है। तो ये स्फीयर होगा तो फिर एरिया तो आसान हमारे लिए पहले देखा था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस सब केस में, चारों केस में, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज, हर एक पॉइंट्स में कौन कौन सा स्फीयर होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज के केस में ये क्या होता है, स्फेरिकल, उसका गॉसियन सरफेस होता है। फिर लाइन चार्ज में सिलिंड्रिकल होता है। अगर सरफेस चार्ज हो, सरफेस चार्ज में किसी पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज रखा हो, तो वहां पे तीन चीज पॉसिबल था, फर्स्ट सिलेंडर होगा, क्यूबॉइड होगा, नहीं तो क्यूब होगा। अगर किसी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो या किसी स्फीयर में होल सबमर्ज में चार्ज रखा हो, उसका भी गॉसियन सरफेस क्या होता है, दैट इज जीएस का मतलब होता है गॉसियन सरफेस इज आल्सो स्फीयर। तो इस तीनों चारों पॉइंट्स को हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सारा का सारा यही है, और ये डेरिवेशंस आपके एग्जाम में आएंगे तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो इस सब को लिखिए अच्छे से। फिर हम लोग गॉस लॉ का जो डेरिवेटिव एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब तो इसको दो तीन करने का तरीका था, हमने वहां भी पढ़ा था। हम लोग क्या करते हैं, पहले जो अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब कहानी क्या दी है कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक कोई पॉइंट क्यू है जो पॉइंट चार्ज है। हमने सबसे पहले क्या क्या निकालने को बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा दिया हुआ। तो यहां मान लो एक क्लोज पॉइंट चार्ज था। अब अगर इसका लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाहें तो सब बोलोगे सर कुछ इस तरीके का होगा, मैं दो तीन ही ड्रॉ कर रहा हूं आप। और एक चीज और देखा था कि पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फीयर होता है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। और आपको अगर फ्लक्स की कहानी याद होगी तो एरिया वेक्टर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर सरफेस होता है। अगर ये स्फीयर होगा तो क्या होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो एरिया वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर पैरेलल। इसका मतलब होता है अगर ये पैरेलल होगा तो आपको पता है थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अब सबको पता है अगर हम मान लें इसका स्फीयर आर होगा, इसका स्फीयर का रेडियस क्या होगा, आर होगा, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना डीएस निकालने में। व्हाट इज डीएस, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक सारा माजरा क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर हमने एक, ये 90 डिग्री का मीनिंग होता है ये नॉर्मल है, करेक्ट है, इस पॉइंट चार्ज से जा रहा है। और एक पॉइंट और है, अगर हमने इसको गॉसियन सरफेस बोला तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जो क्लोज्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट है। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू होगा, वेरी गुड। अब हम सारा चीज सॉल्व कर चुके हैं, आते हैं एप्लीकेशन के पार्ट पे। अब देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, क्लोज है, डन है, प्रॉब्लम नहीं है। ईडीएस को लिख सकते हैं ईडीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बारी हमको ई निकालने की, चलो पुट करते हैं ई। व्हाट इज डीएस, लिखा था हमने 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है आप सबको पता है, 1 होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर यहां भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर स्क्वायर। आप इसको देखने के बाद सोचेंगे सर ये तो लगता है जाना पहचाना कहीं दिख रहा है। के क्यू आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कहाँ होता है, देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। हमने क्या माना था,
मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू है, अगर ये डिस्टेंस आर था इस पॉइंट पी पे जिसका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था, तो हमने वहां क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर यहाँ पे एफ होगा जो क्या था के क्यू के नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे किसी ने अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो क्या आता था के क्यू आर स्क्वायर। सर ये भी इक्वल तो इसके बराबर आ गया, वो भी इक्वल है ये भी इक्वल है, बट ये थोड़ा आसान है क्योंकि वो अगर वहां भी पढ़ा था, मैं तो सिमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो ये रिजल्ट देखा हुआ इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, तो जो मैंने वो रिजल्ट निकाला था वहां से किसी पॉइंट चार्ज के लिए मैं एक ड्रॉ भी किया था, आपको डायग्राम याद होगा। अगर किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अगर ये सिमेट्रिक है तो भाई ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। आ रहा है क्या? इसमें अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका ग्राफ एग्जाम में पूछते हैं, ये डेरिवेशन तो कोई भी कर देगा, बोर्ड में आते हैं बोर्ड में कोई भी बना देगा, इतना कुछ नया चैलेंज नहीं था इसमें। लेकिन मेन एप्लीकेशन होता है ग्राफ का। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग ग्राफ पे चर्चा करते हैं। चर्चा ऑन ग्राफ, लिखो पहले इसको। हम देखो एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चन से तो इसका बनता नहीं कुछ, बट इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। लास्ट ईयर भी सब प्रॉपर्टी में से नीट में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे और मेंस एडवांस में कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं। ग्राफ की बात करते हैं। अब ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब ग्राफ ड्रॉ क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड VS में होता है वर्सेस R। अब क्या बोला अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, तो हमने एक्स एक्सिस पे R ले लिया, वाई एक्सिस पे E ले लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने का 2 तरीका होता है, मैं सबसे शॉर्टकट तरीका और आसान बताता हूँ, बाकी इतना सोचना नहीं ग्राफ में क्या करेंगे ड्रॉ करने के लिए। अगर रिजल्ट अवेलेबल है अपने पास, अगर रिजल्ट अवेलेबल है तो मतलब क्यू कांस्टेंट है, तो यहां से एक रिजल्ट आता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। सबसे पहले मोटा मोटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर R को हम मान लो इन्फिनिटी, R को इन्फिनिटी लिया तो क्या होगा, 1/∞ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, करेक्ट है। चलो फिर मान लेते हैं R इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी। ये एक बेसिक सा पॉइंट। तो अगर मान लो R का वैल्यू हमने इन्फिनिटी लिया, कहीं यहाँ पे लिया, वो तो है नहीं बहुत दूर पे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, फिर R का वैल्यू 0 लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी। आपको थोड़ा सा याद होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अगर ये ग्राफ सबको रिमेंबर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं जिनको नहीं आता उनके लिए आसान से बात बताता हूं। अगर एक्स वाई एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो y इज इक्वल टू 1/x होगा सम कांस्टेंट में, दिस इज द ग्राफ। बट यहाँ क्या है सर, यहाँ पे तो R² है, क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा। स्टीप मतलब क्या होता है, जो वैल्यू 1 के लिए था वो 2 के लिए हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 1 था 2 पे 2 था। जस्ट थोड़ा सा और आइडेंटिकल देखना चाहो तो मान लो R का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना होगा, अप्रॉक्स E का वैल्यू 1 होगा, बाकी कांस्टेंट को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। R का वैल्यू 2 लेते हैं, E का वैल्यू 1/4, 3 लेते हैं, 1/9, 4 लेते हैं, 1/16। अगर हमने R का वैल्यू 0 लिया, वैल्यू कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, R का वैल्यू 1 लिया, कुछ वैल्यू यहाँ आ गया, R का वैल्यू 2 लिया, इन्फिनिटी 1/4 हो गया, इस तरह स्टीपली डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज द ग्राफ। इसी तरह चलेगा, स्टीप रहेगा। इसको हम लोग इन सेंस एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप तो बोल सकते हैं, इट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ये एग्जैक्टली इस शेप का नहीं, क्योंकि वो लीनियर रिलेशंस था, बट थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, मतलब अप हो जाएगा, बट उसका कैरेक्टर क्या होगा, रेक्टेंगुलरली हाइपरबोला शेप होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं। सबसे पहले पूछ लेगा व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राफ, हाइपरबोला। ग्राफ क्या होगा, ये होगा, रिलेशन क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो ग्राफ ड्रॉ करने का एक बेहतर टेक्निक होता है, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, नहीं तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए, जो कि ये स्टैंडर्ड हमारे लिए सबसे बेस्ट था कि हम इस स्टैंडर्ड को अप्लाई कर सके।
तो फर्स्ट एप्लीकेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंचुअली नीट लेवल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। आपको कैरेक्टर पूछ लेगा ग्राफ का या ग्राफ ही पूछ लेगा एज इट इज। आप क्या करो, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज को देखते हैं। इसका सेकेंड एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मैं बताया था जब भी लाइन चार्ज की बात हो, एक दिया हुआ है कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी मान लो यहाँ प्लस चार्ज है, मान लेते हैं वो लेमडा दिया हुआ। सबसे पहले तो हमने बताया था आपको कि एप्लीकेशन ट्राई कैसे करते हैं। अब देखो अपने को पता था पहले से, क्या पता था? लाइन चार्ज, कौन सा आइडिया? सिलेंड्रिकल। नहीं आता कुछ टेंशन नहीं, हमने पढ़ा था जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब देखो रेडियस आर होगा मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, चलेगा। ये लेमडा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पर्टिकुलर इनसाइड में चार्ज कितना होगा, आप सबको पता है लेमडा क्या होता है? क्यू बाय चार्ज बाय लेंथ। तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू लेमडा इनटू एल। अगर हमने लेंथ ये माना है, अगर लेंथ यहां से यहां ही माना है, इसका रेडियस अगर आर दिया हुआ है, तो कुछ ये सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, इनसाइड चार्ज होंगे। तो Q2 भी Q इनक्लोज्ड, मैं पहले ही निकाल के लेता हूं, बाद में हम लोग पुट करेंगे। Q इनक्लोज्ड इक्वल टू लेमडा इनटू एल। अब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चलते हैं गॉस लॉ से। बाय एप्लीकेशन गॉस लॉ कुछ नया चीज नहीं है। गॉस लॉ ने क्या सिखाया था अपने को? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था अपने को? Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इज द एरिया वेक्टर। अब पिछली बार की तरह क्या बताऊं, E पैरेलल ds दैट मींस थीटा। ये तो अब तो नॉनसेंस मीनिंग हो गया, पता ही चले अपने को। तो क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल है भी अप्लाई कर दो, E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम फंस गई एरिया पे। cos 0 1 होता है, हमने क्या बताया था एरिया का सिलेंडर का? 2 पाई r इंटू एल। क्या बताया था अपने को? 2 पाई r इंटू एल, याद होगा आपको, मैं वहां बता चुका हूं। ds इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल। एरिया कितना होगा? 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करूं, E इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू लेमडा l इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस l को l से जाना होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर आप इस रिजल्ट की बात करो तो बहुत टाइम एग्जाम में आया है, इंक्लूडिंग मेंस में भी आ जाता है। इसका भी ग्राफ देखें, ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आ जाते हैं कभी कभी, नीट में तो रेगुलरली आता रहता है। या तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट रिमेंबर करना बहुत आसान था, लेकिन इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास रिजल्ट आया E इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज दिया होता तो हम लोग चार्ज पुट कर देते, बट लेमडा मान लेते, करेक्ट ना? लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब देखो ये पता है चार्ज बाय लेंथ। अब किसी को प्रॉब्लम है कि क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर दूं, चलेगा? लिख सकते हैं 2 लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे लिख सकते हैं। क्या 1 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के लेमडा बाय r लिख सकते हैं। देखो ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट बुक में लिखा होता है, यही बुक में ये लिखा होता है 2 के लेमडा बाय r। अब ढूंढते रहो किधर लेमडा किधर है r, करेक्ट है ना? तो ये रिजल्ट आया अपने पास 2 के लेमडा बाय r, इसको वो भी लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम वाले कभी कभी फंसाते हैं, लोग को लगता है ये आपको कन्वर्जन नहीं आता, इसलिए वो ठग लेते हैं आपको। बेटर है कि आप इस पे कंसंट्रेट करें। प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस कुछ नहीं है। इफ यू नो द मैथमेटिकल प्रोसेस यू कैन गेट इट इजीली, कुछ नया नहीं होता है। तो आप ये भी लिखो, वो भी लिखो, दोनों इक्वल है। आप इसको लिखो, फिर हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड पार्ट है ग्राफ, वो डिस्कस करेंगे, जो कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं। आप अगर 20
19 का पेपर देखेंगे नीट का, 2019 में ग्राफ आया था शायद, एग्जैक्टली यही ग्राफ आया था कि एक और कोई आया था, ये भी ग्राफ आया था 2019 की नीट में क्वेश्चन आया था इसका ग्राफ। इसको लिख लीजिए, फिर मैं ग्राफ डिस्कस करता हूँ ग्राफ क्या है। अगर हम लोग ग्राफ को देखना चाहें, अब ग्राफ है भाई किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, मतलब वो डिस्टेंस दिया हुआ था। रिजल्ट देख लो पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 2 के लैम्डा बाय आर, दोनों चलेगा। अब यहाँ पे 2-3 सब्सिडरी पार्ट्स हैं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ई वर्सेस आर, आप बोलोगे सर क्या आप मुझे बता रहे हो, मुझे तो पहले से पता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये तो वही था। फिर से मैं फिर भी पुट करके बताता हूँ, आप लोग देखेंगे। मान लो r इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी दैट इज 0, ये सबसे बेसिक है, ये 0 कहानी क्या है, r इन्फिनिटी 0, r 0 इन्फिनिटी, खत्म। फिर इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी इजी वन। बट हर एक पॉइंट को हम लोग को एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि हर एक बार सर 0 क्यों ले रहे हैं, इन्फिनिटी क्यों, ये हमारा आइडिया है। आप भी जब ग्राफ से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बेटर टू रिमेंबर कर लेंगे, नीट वाले बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, मैथ वाले को पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम होता है। देखो इसमें हम एक चीज और नया करना चाहते हैं, बाय सेंस ऑफ दैट अगर मैं मान लूं आपसे मैं ग्राफ पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे आपका करेक्ट है कि नहीं। स्क्रीन को पॉज कर देना, देख के मत बोलना, स्क्रीन को पहले रोकना, फिर तुम्हारे को आंसर बताना है। ग्राफ से रिलेटेड है बट मैं पूछ लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं ड्रॉ द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1 बाय आर, अब मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1 बाय आर ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। अगर है तो हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा लाइन हो जो उसमें क्या लिखा हो 1 बाय आर हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर रिजल्ट को कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर इसको अलग से लिखे तो क्या होगा, ये सम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर 1 बाय आर को x मान लो, y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म दिख रहा है, अगर ये m होगा तो, और x इज इक्वल टू क्या है 1 बाय आर है, तो बोलेगा सर अगर 1 बाय आर हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ ग्राफ कैसा होना चाहिए, दिस वन इज ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स, वहां पे स्लोप होगा थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट खुशी की बात ये प्लस 0 है, ये डायग्राम लोग जल्दी से कल्टीवेटली भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 बाय आर है क्या, वहां पे क्या था, ई वर्सेस आर का डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो ई वर्सेस 1 बाय आर स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस का फॉर्म है, कहां x इज इक्वल टू 1 बाय आर से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल टू mx का फॉर्म आ जाता है, अगर इसको हम लोग y मान ले। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था वहां पे, हमको थीटा पूछा था, या तो आपसे थीटा पूछ सकता है, नहीं तो लेमडा पूछ लेगा अगर थीटा दिया होगा तो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लोप बताओ। अगर पूछूं कि यार इसमें स्लोप बताओ, तुम लोग बोलोगे सर क्या नया करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, फंस जाएंगे। बट इन जनरली इस केस में स्लोप क्या होता है, लेमडा बाय 2 tan थीटा, थीटा ही तो निकालना है, दैट इज m। क्या टफ है क्या, ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी वाले ने पूछा था बहुत पहले, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इंटीजर टाइप बोल सकते हैं अपन। तो जेई मेंस में क्या होता है, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाएंगे मेंस में, आजकल तो इंटीजर क्वेश्चन भी आने लगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो सोचना नहीं है कुछ, जस्ट लेमडा पता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और आसान करना मैं थोड़ा सा और टेक्निक बताता हूँ इसे और आसान करने का। m इज इक्वल टू tan थीटा क्या है 2 के लेमडा बाय r, तो 2 के लेमडा क्योंकि 1 बाय r तो है ही। अब देखो 2 के लेमडा हो गया, 2 पता है, 9 के वैल्यू पता है, लेमडा पता है, जस्ट सॉल्व इट, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आपको के वैल्यू पहले बता चुका हूँ, ये इसका यूनिट होता है, और लेमडा अपना कुछ इसका वैल्यू दिया रहेगा,
लेमडा पता है फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमको यहाँ से दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसको अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, इस कंसेप्ट पे सिमिलर क्वेश्चन को एक बना के देखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए। हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी वो इनफाइनाइट चार्ज का था। देखो उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग आत्मसात करते हैं, आत्मसात मतलब समझिए होगा, अपने आप में मिलाते हैं। अब मिलाने का रीजन क्या है, हमने एक क्वेश्चन लिखा, अब देखो रिजल्ट मत अप्लाई करना, सोचना इसको, सीखना है कैसे। अभी सिर्फ मोड होने चाहिए सीखने का, करेक्ट है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो पाइप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमने क्या बात करी थी, एक इनफाइनाइट लेंथ का होगा। इनफाइनाइट लेंथ मतलब तो पता ही अपने को, इसको प्लस प्लस जस्ट ये मेंशन है, उतना टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट है। आपको पता है कि जब इनफाइनाइट लेंथ या प्लेन चार्ज होता है तो हमको सबसे पहले स्फीयर कैसा था, हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप मींस जस्ट लाइक सिलिंड्रिकल। तो मान लो कि एक हॉलो पाइप है कुछ इस तरीके का। अब हम लोग इसको रोक नहीं सकते बिकॉज ये पाइप इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसे मत बोलना सर आपने एरिया कैसे कंसंट्रेट कर दिया यहाँ पे। अब देखो अगर ये हॉलो पाइप है तो सारा का सारा लाइन चार्ज, क्योंकि आपको पहले से पता होगा ये लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कंसेप्ट। अगर इसका रेडियस आर होगा, कैपिटल आर, हम लोग ये मान सकते हैं, बट ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो लाइन चार्ज लेमडा था, तो चार्ज यहाँ कैसे पहुंच गया। हॉलो का मतलब क्या समझते हो, ये पूरा खाली होगा, इनसाइड कुछ भी नहीं होगा। और पता है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जब कोई सरफेस ही नहीं है, मास भी नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज रहेगा नहीं रहेगा। हॉलो में क्या होता है, अगर मैं इसमें से जैसे पेन होता है, इसको अगर हॉलो सिलिंड्रिकल बोलूं, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अंदर में तो पूरा हॉलो है, तो चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट करता नहीं है। जब चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा, दैट इज लेमडा। ये क्या होगा हमारा, लेमडा होगा। अब कहानी होती है कि इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, आपको अभी याद होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एजम्पशन में मान लो इस पार्ट को अपन मान लेते हैं लेंथ एल है, तो पीछे वाले की तरह क्यू इनक्लोज्ड इजकल टू लेमडा इनटू एल होगा। प्रॉब्लम नहीं तो पहले ही डील कर लेते हैं। अब देखो इसमें दो केस होगा। अब हमने बोलता है गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे किसी स्मॉल डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंडर लिया जिसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल डैश था और रेडियस आर था। जब रेडियस आर होगा तो सबको पता है एरिया छोटा सा, ds कितना लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एल डैश। क्या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम ट्राई करना चाहें तो केस फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट है केस फर्स्ट, इफ r इज लेस देन r, ये जो वैल्यू ऑफ r है वो क्या है, r से छोटा होगा, उस समय क्या हो सकता है, तो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया। फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन, थीटा कितना होगा, 0। ये सब आपको तो पता लग गया, इतना डिस्कस नहीं करना है, याद होगा आपको। तो फाई क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो तो क्या लिख सकते हैं, E ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कहानी ये है, ds का वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू तो 1 होगा, 2 पाई आर इंटू एल डैश। अब क्यू इनक्लोज्ड की बात आई है, अगर ये पार्ट पूरा क्लोज्ड होता तो क्या इनसाइड में कोई चार्ज है क्या, ये तो पूरा हॉलो है, ये क्या है, पूरा हॉलो है। इन दैट केस ये क्यू इनक्लोज्ड क्या है, 0। हॉलो में तो कोई चार्ज है ही नहीं, जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये कंप्लीटली 0 होगा। क्यों बोलेगा सर आपने ये क्यू इनक्लोज तो लिखा, बट क्यू इनक्लोज कितना है, अगर ये स्फीयर पूरा आउटसाइड में आ जाए उस केस में क्यू इनक्लोज क्या होगा, लेमडा इनटू एल होगा। बट इस पर्टिकुलर स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए कोई क्यू इनक्लोज है क्या, नहीं है। जब कोई क्यू इनक्लोज नहीं है तो क्यू क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं इन हॉलो
सिलेंडर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। तो आर लेस देन आर, जो भी इस कंप्लीटली इनसाइड होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो फॉर आर लेस देन आर। तो बोलेगा सर ये केस फर्स्ट है, तो व्हाट इज केस सेकंड। तो केस सेकंड देखिए यहाँ पे, केस सेकंड, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर हम एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ले जो क्या हो, ये इससे ही बड़ा हो। हमने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया, ये ऐसे भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा नहीं है, बाकी उतना सोचना नहीं। उसमें क्या होगा, अगर ये छोटा सा था, हमने एक ऐसा बड़ा सा स्फीयर लिया जो क्या हुआ, इस पार्ट को भी कवर कर लिया, इस पार्ट को भी कवर कर लिया। इसका मतलब ये कंप्लीट चीज इनसाइड आ गया। जब वो कंप्लीट चीज इनसाइड आ गया, उसका एड्रेस हमने क्या माना था, कैपिटल आर। देखो क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं डीएस की बात नहीं करूंगा, डीएस तुमको पता है 2 पाई आर इंटू एल होगा, और एरिया एंगल जीरो है तो मान लो ई इंटू 2 पाई आर। हमने कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया, स्मॉल आर, आर इंटू एल, क्योंकि लेंथ कितना है उसका, एल इजकल टू क्यू इनक्लोज कितना होगा कंप्लीटली, अब तो क्यू इनक्लोज लेमडा इंटू एल होगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एल को इस एल से जाना होगा। तो यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आता है, आप देखेंगे तो आपको रिमेंबर रहेगा, याद आएगा, कुछ पहले की बात है, हमने तो ये पहले भी किया था। फॉर द लाइन चार्ज, जहां पे लेमडा चार्ज था, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको लिख सकते हैं 2k लेमडा बाई आर। दिस इज आल्सो रिजल्ट। लेकिन एट द टाइम ऑफ दैट, अगर किसी के, और केस थर्ड एक थोड़ा सा होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव करना चाहे तो केस थर्ड को भी देख सकते हैं। मान लो दिस इज केस थर्ड, अगर मान लो आर का वैल्यू आर हो जाए, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर देना है 2k लेमडा बाय कैपिटल आर, नहीं तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। करेक्ट है, ये चीज तीनों इंपॉर्टेंट था। तो अगर लास्ट ईयर आप देखेंगे तो एग्जाम में भी यही आया था, बट कैसे प्रोसीड करते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स को या प्रैक्टिकल टर्म्स को, हर एक एस्पेक्ट को कैसे डील करते हैं, वो हम लोग अच्छे से देखें। यहाँ पे केस वन का मतलब क्या होता है, आर लेस देन वन, केस टू मतलब आर ग्रेटर देन वन, अगर आर इज इक्वल टू आर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर होगा। ठीक है, इस तीनों केस को लिखिए, फिर हम लोग ग्राफ को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तीनों रिजल्ट को एस्पेक्ट में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को डील करेंगे। तो पहले अच्छे से लिखो, बाकी है कुछ नहीं, सब आसानी होता है। अगर आपको बेसिकली एरिया लिखने आ गया, क्यू इनक्लोज आ गया, तो कुछ भी नया नहीं है। मैं इसलिए सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस बताया था, किस लाइन का सरफेस क्या होता है, कैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं, एज्यूम कर लिया कुछ भी, इसको लिखो, फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं। हम देखो फिर से ग्राफ बहुत रिक्वायरमेंट है, मैं हर एक डेरिवेशन का ग्राफ बता रहा हूं, क्योंकि हर एक डेरिवेशन का रिजल्ट और ग्राफ दोनों एग्जाम में पूछते हैं। आप अगर बोर्ड एग्जाम बैठेंगे तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है, ग्राफ भी साथ ही बनाएंगे। मेंस और नीट की बात होती है तो आईआईटी और मेंस के एग्जाम में, चाहे एडवांस हो, चाहे मेंस हो या नीट हो, हर एक एग्जाम में आपको ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखेंगे ग्राफ ऑफ, ग्राफ किससे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन डील क्लियर करते हैं। डील क्लियर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं 1/r की कहानी नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी नोन है। अगर हम लोग बात करें आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर आर इज इक्वल टू आर तो क्या था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसको बोल सकते हैं 2k लेमडा बाय आर। अगर आर ग्रेटर देन आर था, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। यहां से रिलेशन आया था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैं इसको बहुत बार डील कर चुका हूं। अब देखो, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट होगा जहां पे R इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, जब R इज इक्वल टू आर था, उस पॉइंट पे एक वैल्यू था E का, दैट इज कॉल्ड E नॉट। वो क्या था, 2k लेमडा बाय आर, इसको लिख लेंगे 2k लेमडा बाय आर, E नॉट था।
बट उससे पहले आप देखेंगे जब आर का वैल्यू आर से कम था उस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू जीरो था। ग्राफ अच्छे से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू नहीं था, बट जब आर का वैल्यू एग्जैक्टली आर हो गया, मतलब जस्ट हो गया, तो वैल्यू कहां पहुंच गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद से पता है दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हम पहले डील कर चुके। अब देखो दो चीजें जिनको मैथमेटिक्स में आप अगर लिमिट्स पढ़ेंगे, अगर आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर दो क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे मैं डील करता हूँ, मेंस के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नीट के बच्चे इसको जस्ट एज द रिजल्ट याद कर लेंगे कैसा ग्राफ होता है। हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं आर माइनस, एक बार लेते हैं आर प्लस। अब देखो आर माइनस का मीनिंग है कि इस पॉइंट से जस्ट पहले, और आर प्लस का मतलब है इस पॉइंट के जस्ट पार्ट। लिमिट का कंसेप्ट हमें यही बताता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू भी इक्वल हो जाए, वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट हियर यहाँ पे क्या आर इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले तक, अगर आर इक्वल टू आर से हमने जीरो लिया है, कहां तक फील्ड, यहाँ तक का, आर इक्वल टू जस्ट पहले तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। और एग्जैक्टली जब आर इक्वल टू आर हो गया, आर इक्वल टू आर प्लस आर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 2k की बाय आर। इट मींस यहाँ पे ये कंटिन्यूटी नहीं है ग्राफ में, ग्राफ के वैल्यू यहाँ पे था, तो इस पॉइंट पे हम क्या करना, क्लोज देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ये मैथमेटिकल मीनिंग होता है, जस्ट पहले तक जीरो है बट उस एग्जैक्टली पॉइंट पे समथिंग वैल्यू है। वैल्यू कितना है, 2k लैम्डा बाय आर। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन। ये मैथमेटिकल टर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी स्पेसिफिकली ग्राफ में दिया होता है ये भी क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ओपन। मैं इसको लिख देता हूँ क्लोज्ड, और ये क्या होता है, ओपन। इसका मीनिंग होता है कि ग्राफ वहां पे कंप्लीटली इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू एग्जैक्टली आर पे वैल्यू उतना नहीं है जितना हम बता रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कितना है, ये है। तो ग्राफ का कंटिन्यूएशन यहाँ से शुरू होगा, फिर क्या होगा, दिस इज e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का कुछ टर्म्स होता है जो बच्चे मेंस से उनको अच्छे से समझ में आएगा लिमिट के कंसेप्ट से, कि ये पॉइंट अगर यहाँ पे क्लोज्ड होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू होगा, दैट विल कंटिन्यू द ग्राफ। दिस इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, दिस इज द कंटिन्यूटी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्रैकेट होगा ओपन का, यहाँ पे क्लोज का, और इसको इंटरचेंज करके भी डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवांस में जस्ट ग्राफ तो आसान था, बट इंपॉर्टेंट था कि इस क्लोज और ओपन को पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को अच्छे से लर्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस चीज को अच्छे से देख लेंगे। बाकी आपको मैथमेटिकल टर्म्स में LHL RHL इक्वल टू f ऑफ a, ये मैथ वाले बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे मेंस के याद कर लेंगे, टिप पे जाके क्लोज होगा, बॉटम पे ओपन रहेगा। करेक्ट है, ग्राफ को रिमेंबर कर लेंगे अच्छे से, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट डे आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लोग इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन था विथ ग्राफिकल। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे जिस जिस पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट था ये, हर एक डेरिवेशन को डील करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे, और रेस्ट इसका एप्लीकेशन होगा, जो गॉस लॉ का 2-3 एप्लीकेशन और बचे उसको अच्छे से डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।